हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। और पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, मेटल नॉन मेटल। ये पढ़ेंगे, ठीक है। आज उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर जैसे ही 2 पार्ट में कंप्लीट होगा तो फिर मैं बायोलॉजी का पहले चैप्टर लाइव प्रोसेस का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया के स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आप पहली बार आई थिंक 7th क्लास में पढ़े होंगे, सॉरी 8th क्लास में पढ़े होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, ठीक है। ये 10th में फिर से। तो सीबीएसई बोर्ड का पार्ट 1, सॉरी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनका फिजिकली कैसे दिखते हैं, लाइक कैसे दिखते हैं, उनका नेचर क्या है, फिजिकल नेचर जो है वो क्या है, ठीक है। तो पहले हम मेटल्स, एक साइड में मेटल्स सिखाऊँ, दूसरी साइड में नॉन मेटल्स सिखाऊँ, अब उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मेटल्स का देखते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं। मेटल्स आर जनरली लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है उनका जो मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। लस्चर का मतलब होता है सिंपल मीनिंग शाइन, यानी मेटल्स आर जनरली लस्चरस और मेटल्स आर जनरली शाइनिंग। मेटल्स हैव जनरली शाइनिंग सरफेसेस। नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, यानी नॉन मेटल्स का सरफेस शाइनी नहीं होता। एक एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस जो है वो शाइनी है, यानी लस्चरस है वो, ठीक है। तो मेटल्स आर लस्चरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस। फिर दूसरा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी मेटल्स जो सरफेस होते हैं वो हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आयरन देखा होगा, ये एक मेटल है, ये जो बॉर्डर है ये भी हार्ड है, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शन है। अब अभी से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप 11th-12th में आओगे तो एक्सेप्शन भर भर के पढ़ोगे अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन करोगे। अभी ये एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, यानी जो समूह होता है, ग्रुप से अलग होते हैं ये लोग, तो उनको बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं जनरली, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को तो आप चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। देन नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जनरली। और इसका भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो होता है एक नॉन मेटल है, वो हार्ड होता है, वेरी हार्ड नॉन मेटल होता है, वो होता है डायमंड, एक्सेप्शन, ठीक है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन सॉलिड स्टेट उनका होता है। मेटल्स जनरली पॉजेस सॉलिड स्टेट। मेटल्स सॉलिड होते हैं, मतलब मेटल्स का स्टेट सॉलिड होता है। एक्सेप्शन क्या है, Hg यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है। नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस एंड सॉलिड। नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं और गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, मैलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स यानी कि मेटल को हम पीट पीट के थिन शीट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो एक मिठाई आता है सौंदेश करके, ठीक है, और सौंदेश के ऊपर क्या होता है ना, वो एक थीन सिल्वर फॉइल डालते हैं, उसको सिल्वर फॉइल डाला जाता है उसमें। तो वो सिल्वर फॉइल बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंसिव मिठाई में कभी कभार गोल्ड फॉइल भी डालते हैं थोड़ा बहुत। तो वो जो होता है ना, वो मेटल का जो प्रॉपर्टी है जिससे ऐसे शीट्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, पतले शीट्स में, थीन शीट्स में, उसको उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली मैलिएबल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, यानी नॉन मेटल्स को हम पीट पीट के पतला नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स को जैसे ही हम मतलब पतला बनाने को ट्राई करेंगे, पीटेंगे, वो टूट जाएगा, ठीक है, यानी नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट में लिख दिया, एच मतलब हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्राफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। जो क्या पेंसिल बैटरी होता है या फिर कोई भी बैटरी होता है, सेल, उसके अंदर ग्राफाइट मौजूद होता है, ठीक है। ग्राफाइट हो गया, लीड हो गया, वैसे सब एक्सेप्शन है। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स।
आपने देखा होगा घर में कॉपर वायर्स लगा रहता है, सिल्वर वायर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सिल्वर का भी वायर्स होते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, यानी जिस प्रॉपर्टी से हम मेटल को थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। माइलेबिलिटी क्या है, थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, सोनरस का मतलब होता है अगर आप मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो वो एक टंग करके साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आप कभी घर में देखोगे, अगर आपका कोई कॉपर बाउल वगैरह कुछ होता है वो नीचे गिर जाता है तो वो टंग करके साउंड होता है, ठीक है। ये तो प्रॉपर प्योर मेटल नहीं है तो इसीलिए ये साउंड नहीं कर रहा है। आपको एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं, ठीक है। आप घर में टेस्ट कर लीजिए, कोई एक कांच का ग्लास मत लेना क्योंकि कांच नॉन मेटल तो टूट जाएगा, ठीक है। एक कॉपर ग्लास या फिर कॉपर बाउल छोटा सा लेना, उसको जमीन पे से छोड़ देना, वो जैसे ही जमीन पे से गिरेगा, जमीन पे गिरते ही वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा टंग करके, या फिर बाउल के पीछे को ऐसे स्ट्राइक कर देना चम्मच से, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। उस साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं सोनरस। तो मेटल्स और सोनरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं, यानी नॉन मेटल सरफेस को हम स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये एक वुडन बोर्ड है, वुड एक नॉन मेटल है, स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो फिर नॉन सोनरस कैसे हुआ। सोनरस का मतलब होता है, सोनरसिटी का मतलब होता है टंग करके साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी ऐसे लंबा सा धीरे से डीप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ठक ठक करके साउंड होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये नॉन सोनरस है। सोनरस ऑब्जेक्ट मेटल्स जो होते हैं वो टंग करके ऐसे धीरे से साउंड करते हैं, फिर धीरे धीरे साउंड कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ठीक है। एमपी और बीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, whereas नॉन मेटल्स का क्या होता है, लेस, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में शायद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स आर सॉलिड, नॉन मेटल्स आर gaseous and solid. Metals are malleable, non-metals are not malleable. Metals are good conductor of electricity and current. Non-metals are bad conductor. Metals are ductile, non-metals are non-ductile. Metals are sonorous, non-metals are non-sonorous. Metals have high boiling and melting point, whereas non-metals have low melting point and boiling point, ठीक है। ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो सिमिलरली पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो इसमें कुछ तीन मेन प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला है मेटल्स प्लस एयर। एयर यानी एयर जो होता है वो मेनली ऑक्सीजन को ही कहता है, यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे एयर की जगह पे आप ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। तो मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। एग्जांपल 2Cu प्लस O2 गिव्स राइज टू 2CuO। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, कॉपर का होता है ब्राउन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये फॉर्म हो जाता है ब्लैक कलर में। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, उसमें जो कलर्स होते हैं ना, चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजेस होते हैं, वो कलर चेंजेस को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो ब्लू में एनसीईआरटी में ब्लू में रिएक्शन लिखा जाता है ब्लू कलर इंक में, तो उसको भी याद रख लीजिएगा। उतने उस रिएक्शन के बाहर कुछ नहीं आता है, बस आपको उतने ब्लू कलर के जो रिएक्शन होते हैं उसको याद रखना होता है, ठीक है। तो मेटल्स प्लस एयर यानी ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड। और हमेशा एक बात याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा बेसिक होता है नेचर में, बेसिक इन नेचर, यानी उसका पीएच 7 से 14 के बीच में लाई करता है, ठीक है। फिर आता है sodium and magnesium reacts vigorously with air, so they are kept in kerosene. सोडियम और मैग्नीशियम मेटल जो होते हैं वो एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिडली, यहाँ पे विगोरसली की जगह रैपिडली होता है। रैपिडली क्या होता है ना, रिएक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए उसको हम केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही आप केरोसिन के अंदर से सोडियम, सपोज ये केरोसिन का मतलब क्या है, ये केरोसिन का ये एक सोडियम मेटल है और ये केरोसिन है, बाउल है,
ये इसके अंदर हम डुबो के रखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम सोडियम और मैग्नीशियम को केरोसिन के अंदर से ऐसे निकालेंगे, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये जलने लग जाएगा, तुरंत बहुत रैपिडली जलने लगता है। तो इसको बोलते हैं ये काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन की तरफ आ जाता है, ठीक है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस तो नहीं, शायद रैपिड कंबशन ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत रैपिडली फायर कैच कर लेता है अगर केरोसिन सरफेस से बाहर जाते हैं तो, इसीलिए हम उसको केरोसिन और सरफेस में स्टोर करके रखते हैं। फिर आता है जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कवर्ड विथ थिन ऑक्साइड लेयर्स दैट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है और जिंक होता है, उनके ऊपर पहले से ही एक क्या होता है ना, ऑक्साइड का लेयर प्रोड्यूस होकर होता है। तो उसी के लिए क्या होता है ना, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन और नहीं होता है, तो वो जनरली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, मेटल्स के ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि वो पहले से ही ऑक्साइड लेयर होता है, तो इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन का होता नहीं। अगर आप ये बीएससी या फिर बीटेक कुछ करते हैं तो इसमें एक टॉपिक आएगा कि बेसिक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में एक टॉपिक आएगा, या फिर नॉर्मल केमिस्ट्री में जो बीएससी वाले केमिस्ट्री उसमें भी टॉपिक आता है शायद, क्या होता है वो, कौन सा टॉपिक था वो, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशंस, ये एक चैप्टर आएगा, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। वो जो थिन फिल्म एक बनता है, तो कोरोजन का फिल्म ऑक्सीडेशन को बोलते हैं फिल्म। तो थिन फिल्म एक मटेरियल के सरफेस पे ऊपर बना रहता है, तो इसीलिए उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर लास्ट में क्या लिखा है, AU यानी गोल्ड एंड सिल्वर प्लस ऑक्सीजन नो रिएक्शन, यानी गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा जो गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स है, ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरीज हो गए, तो वो गोल्ड और सिल्वर से ही बनते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन उनका नहीं होता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो गोल्ड और सिल्वर का दाम इतना बहुत महंगा नहीं होता, और हम ज्वेलरी भी आयरन के पहनते, ठीक है। तो फिर ये क्या है, देन सेकेंड रिएक्शन है हमारा, सेकेंड रिएक्शन से आने से पहले हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस बोथ। यानी एक मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता हो, एंड सेम मेटल ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करता हो। यानी एसिड और बेस के साथ जो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक दो शायद एनसीईआरटी में होंगे तो उसको भी याद रख लीजिएगा, और इसका डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंड हमारा रिएक्शन पे केमिकल प्रॉपर्टी का, मेटल्स प्लस वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड एक फॉर्म हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, अलग बात है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, यानी मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड, मेटल्स प्लस वाटर गिव्स राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बोलता हूँ, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, अगेन इसीलिए सिल्वर और गोल्ड बहुत महंगा होता है, ठीक है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो विगोरसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जो था सोडियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ एयर, ये विगोरसली नहीं होगा, ये होगा रैपिडली, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हमने देख लिया। फिर तीसरा हमारा आता है मेटल्स प्लस एसिड, ठीक है। मेटल्स और जब एसिड के बीच में हमारा होता है क्या रिएक्शन होता है, तो वो फॉर्म होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल, मैग्नीशियम मेटल प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड गिव्स राइज टू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड, ये MgSO4 क्या प्रोड्यूस हुआ, एक मेटालिक सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, और ये H2 जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, ठीक है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर और मर्क्यूरी भी रिएक्ट नहीं करते। चौथा रिएक्शन हमारा आता है मेटल्स प्लस बेसिस, पर हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में ही देख लिया था कि मेटल्स प्लस बेसिस डजंट गिव एनी रिएक्शन, एंड उनके बीच कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। तो ये थे हमारे 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इंपॉर्टेंट जो थे, और कुछ है। फिर आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज को बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स का हमने केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, नॉन मेटल्स का हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया है। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर।
तो फर्स्ट जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का, दैट इज नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड। यानी नॉन मेटल जब भी एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होता है वो एक बेसिक ऑक्साइड होता है। सॉरी ये बेसिक ऑक्साइड नहीं होता, एसिडिक ऑक्साइड होता है। मिस्टेक, ठीक है। नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन क्या देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। सॉरी, ठीक है, गलती से लिख दिया था मैंने। नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड। हमें याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। यानी इनका जो पीएच होगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड का वो 0 से लेकर 7 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स प्लस वाटर नो रिएक्शन। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन, नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स प्लस बेस नो रिएक्शन, ठीक है, तो मैं लिखा नहीं। फिर आता है नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गैस। नॉन मेटल जब क्लोरीन, आप बोलोगे क्लोरीन तो एक नॉन मेटल है, हाँ, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में था तो इसीलिए मैं लिखा हूँ। नॉन मेटल और क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, नॉन मेटालिक क्लोराइड्स फॉर्म होता है, ठीक है। मेटल प्लस क्लोराइड मेटालिक क्लोराइड्स फॉर्म होगा, नॉन मेटल प्लस क्लोराइड नॉन मेटालिक क्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स और क्लोराइड, यहाँ पे नॉन मेटालिक क्लोराइड फॉर्म होता है। एग्जांपल H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। लास्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस गिव्स राइज टू रिस्पेक्टिव हाइड्रेट्स। यानी कोई भी नॉन मेटल्स के साथ अगर मैं हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराता हूँ तो वो हमारा उसी नॉन मेटालिक का हाइड्राइड फॉर्म करेगा। एग्जांपल सल्फर प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S। आप बोलोगे कि आप भैया बहुत स्पीड पढ़ाते हो, स्पीड इसलिए पढ़ाता हूँ कि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और मैं आपका टॉपिक बहुत जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। आप बस ये मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपका थियरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी से, और 10th क्लास का तो बात ही आप जानते हैं, क्योंकि थियरी से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कोई ऐसे बाहर से डेरिवेशन वगैरह नहीं आएंगे या फिर कोई इतना लेंदी सवाल आपके आगे रखेगा नहीं, ठीक है। अगर आपका लक बहुत खराब होगा तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, वरना नॉर्मल से ही सब थियरी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो देख के थियरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए पहले, और उसके बाद PYQs लगा लीजिएगा। आपको एक बात बता दूं, ऑक्सफोर्ड का एक आता है क्वेश्चन बैंक, अगर आपके पास है तो आप बस उसी को ही फॉलो करते जाइए। वो एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर दीजिए, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड में मैं एक बात बताऊंगा आपको कि मैं कैसे साइंस पढ़ा था और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए थे, वो बताऊंगा एंड में, ठीक है। अब आते हैं एक्वारेजिया पर। एक्वारेजिया क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। Aquaregia is the mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in 1:3 ratio. It can dissolve gold and platinum. It is a strong oxidizing agent. ठीक है। एक्वारेजिया के बारे में ना 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभार, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें जो बीट वाइज क्वेश्चन देता है 1 to 3 बीट करके, इसमें पूछ लेता है कि डिफाइन एक्वारेजिया। तो आप लिख लीजिएगा मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 1:3 रेशियो। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 लेंगे तो नाइट्रिक एसिड 1 लेंगे, ठीक है। तो उनको जो मिक्स कराएंगे तो हमारा एक्वारेजिया फॉर्म होगा। एक्वारेजिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किस लिए, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोसिल क्लोराइड नाम का सब्सटेंस फॉर्म होता है, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड नाम का एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसीलिए एक्वारेजिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाला वर्ड याद रख लीजिएगा, नाइट्रोसिल ऑक्साइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड के फॉर्मेशन के वजह से ही एक्वारेजिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर हमारा इट कैन डिजॉल्व, ये जो एक्वारेजिया है ये यूज किया जाता है जो ज्वेलर्स होते हैं, जो माने कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो प्लैटिनम या फिर गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पार्ट 1 के सेकंड लास्ट टॉपिक पर, दैट इज रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज का मतलब है सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? देखो,
हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, हमारे पास पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, उसमें से लगभग 50 से ज़्यादा मेटल्स हैं, ठीक है। सॉरी 50 नहीं, मोस्टली तो मेटल्स ही हैं। कितना याद नहीं है, फिक्स नंबर मेरे को याद नहीं, भूल चुका हूँ, सॉरी। लेकिन मोस्टली बहुत बहुत सारे मेटल्स हैं और उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है लगभग, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता। तो इसी चीज के लिए ना कोई मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई मेटल बहुत धीरे से रिएक्ट करता है। जैसे आप आयरन और गोल्ड का ही एग्जांपल ले लो। आयरन क्या करता है, वाटर हो या फिर ऑक्सीजन हो, उसके साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट करके रस्ट क्रिएट कर देता है। लेकिन वहीं पे एज कंपेयर टू गोल्ड, गोल्ड बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है उसका, वो बहुत धीरे 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 रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फिर ऑक्सीजन के साथ, तभी जाके उस पर थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ही आता है, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा सा रस्ट आता है, मतलब रस्ट तो नहीं बोल सकता, ऑक्सीडेशन उसका थोड़ा धीरे, बहुत स्लोली होता है और धीरे से उसके ऊपर कोरोजन आता है, ठीक है, वो कोरोड होता है धीरे से। लेकिन आयरन में क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, आयरन बहुत जल्दी कोरोजन होता है आयरन का ऊपर, ठीक है, यानी आयरन का रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है। तो आयरन यहाँ पे बहुत जल्दी, मतलब फास्टर रिएक्शन दिखाता है और गोल्ड बहुत स्लो रिएक्शन दिखाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। यानी किसी का हाई रिएक्टिव कोई जो मेटल है, some metals are highly reactive, some metals are generally less reactive। एग्जाम्पल गोल्ड और आयरन का मैंने दे दिया। तो इन दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी का फास्ट है, किसी मेटल का स्लो है। तो उसी चीज के ऊपर बेस्ड एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने बना लिया, यानी कि कौन सा मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कौन सा मेटल बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। तो उसी को हम जब उसी जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्टिविटी को हम जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी सब जो पहला मेटल होगा वो वेरी हाईली रिएक्टिव, उसका रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होगा, फिर उससे कम जिसका होगा उसको रखेंगे, फिर उससे कम उसको मतलब मेटल होगा उसको रखेंगे, फिर उससे कम रिएक्शन क्या बोलते हैं, उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने वाले मेटल को उससे नीचे रखेंगे। यानी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे उसको, तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। समझ लिया बात को, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज दोनों एक ही बात है। सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? Some metals generally react very faster in a very faster way, and the rate of reaction of some metals are very fast, and rate of reaction of other metal is generally considered as slow. Example, ये ब्लू वाला मार्कर को हम गोल्ड मान लेते हैं, ये ब्लैक वाला मार्कर को हम आयरन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको गोल्ड नहीं, इसको सिल्वर मान के चलते हैं, ब्लू वाले मार्कर को, इसको आयरन, ठीक है। दोनों को हमने सेम टाइम पे खरीद के लाया, नया है, नया, ये जो पीसेस है नए हैं, ठीक है। दोनों को ही सेम जगह पे छोड़ दिया। आप ना आयरन को 2 दिन बाद आके देखोगे तो आयरन के ऊपर ना कोरोजन का लेयर फॉर्म हो चुका होगा, लेकिन सिल्वर जैसा था वैसा ही होगा। आप फिर 4 महीने बाद आओगे, आयरन पूरा ही खराब हो गया होगा, आयरन गेट्स कंप्लीटली डिटेरियोरेटेड एंड कंप्लीटली कोरोडेड, डैमेज पूरा हो गया होगा 4 महीने के बाद अगर आप वो देखते हो। वह सिल्वर क्या होगा, 4 महीने बाद अगर आप आके देखते हो तो सिल्वर में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का, ब्लैकिश या फिर ग्रेइश कलर का लेयर थोड़ा थोड़ा चढ़ा होगा। तो इसका मतलब आप क्या देखते हो, आयरन जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, यानी रिएक्टिंग रेट ऑफ आयरन इज फास्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिल्वर। तो यानी इसी का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए जल्दी रिएक्शन हो गया। ये लेस रिएक्टिव है तो ये स्लो रिएक्शन हो, इसीलिए स्लोली रिएक्ट किया है। तो इसी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को, मतलब अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सबसे पहले जो मेटल को हम रखेंगे उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी बहुत ही ज्यादा हाई होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, ऐसे कर करके फिर एंड में जो मेटल आएगा उसका सबसे ज्यादा कम होगा, यानी सबसे ज्यादा स्लो होगा प्रोसेस उसका रिएक्शन का, ठीक है। उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स का नाम लिखा हूँ, इतना ही आपको याद रखना होता है रिएक्टिविटी सीरीज का। सोडियम बोलता, पोटेशियम सबसे ज्यादा है,
पोटेशियम, सोडियम, फिर आता है बैरियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर उससे कम रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, इसलिए आपको बताया ना आयरन यहाँ पे क्या था, सोडियम से पोटेशियम से लेकर निकेल तक ये जो मेटल्स रह गए ये इनका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। फिर निकेल के बाद से टीन से लेकर कॉपर तक जो मेटल आ गए, 4 मेटल, वो होता है मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि इनका ना तो बहुत फास्ट होता है ना बहुत स्लो होता है। एग्जाम्पल कॉपर का ही देख लेना, कॉपर बहुत जल्दी खराब नहीं होगा या फिर बहुत लेट में भी खराब नहीं होगा, वो मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, फिर आते हैं कॉपर के बाद मर्क्यूरी से लेकर प्लैटिनम तक, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ही स्लो होता है, यानी लेस रिएक्टिव। इसीलिए हम गोल्ड जो होता है वो महंगा होता है, सिल्वर भी महंगा होता है, प्लैटिनम भी महंगा होता है, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होते रिएक्ट, क्योंकि बिकॉज दे डजंट रिएक्ट रैपिडली। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत महंगा होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो 3 रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख लिया, हाई रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। सबसे ज्यादा क्या है, मतलब सोडियम और पोटेशियम का है, सबसे कम गोल्ड और प्लैटिनम का है। ठीक है, इतने सारे मेटल्स को याद रखने के लिए तो थोड़ा ट्रिक होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं नेमोनिक्स करके। ठीक है, जैसे हलीना की रब से फरियाद करके हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ऐसे याद रखते थे पीरियोडिक टेबल, वैसे भी इसका एक नेमोनिक्स है। पॉपुलर साइंटिस्ट में एक जू करके ऐसे कुछ है, वो मैं पार्ट 2 में आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं आता तो पार्ट 2 में डाल दूंगा। यहाँ पे हुआ हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक खत्म, याद रख लीजिएगा। यहाँ तक आई होप आप सबको पूरा ही क्लियर हो चुका होगा। फिर आते हैं हम हमारे आखिरी टॉपिक पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर का, सॉरी पार्ट 1 के आखिरी टॉपिक पे, सिली मिस्टेक। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक, दैट इज मेटल प्लस नॉन मेटल। हमने मेटल्स, एयर, नॉन मेटल, एयर, वाटर सबके साथ रिएक्शन देख लिया। अभी मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको पार्ट 2 में जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड्स, उसके ऊपर थोड़ा सा एक ब्रीफ से छोटा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं ना, दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो भी एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देंगे। आप शेयर बोलता हूँ, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। ठीक है, यानी एक डोनेट कर देगा, दूसरा उसको पकड़ के अपने और ले जाएगा। मेटल यहाँ पे डोनेट, जो डोनर एटम्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो उसको गेट करते हैं यानी जो गेन करते हैं, गेनर एटम, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए कंपाउंड बाय द कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, यानी एक्सचेंज यानी कोई एक दे देगा और दूसरा उसको पकड़ के रख लेगा। ठीक है, उसी हिसाब से मेटल और नॉन मेटल अपना क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक साइड में सोडियम, दूसरी साइड में क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का जो होता है वो पहले वैलेंसी लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं हम, 2, 8 एंड 1, 11 ही तो होता है एटॉमिक नंबर, तो इसे 2, 8 एंड 1 करके ऐसे लिखते हैं हमारा वैलेंसी। क्लोरीन का वैलेंसी कैसे लिखते हैं, 2, 8, 7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो ठीक है, तो सोडियम का जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल में उसके पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। क्लोरीन का वैलेंस शेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, और आपको एक बात पता होगा कि हर जो पीरियोडिक टेबल में एक दूसरा जो एलिमेंट होता है ना, हर एक एलिमेंट वो चाहता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, यानी दैट एलिमेंट शुड बी कंप्लीटली स्टेबल। वो स्टेबल कैसे होते हैं, जब उनके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो तभी जाके वो मतलब क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी नोबेल, क्या बोलते हैं उसको, होता है ना नोबेल गैस
वाले स्टेट में आते हैं। तो नोबल गैस वाले स्टेट में आने के लिए उनका क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो होता है आउटर मोस्ट शेल, उसमें मैक्सिमम 8 रहना चाहिए, 8 से नीचे या फिर ऊपर नहीं जाना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने, इस तभी जाके वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली स्टेबल हो जाएंगे। पर यहाँ पे सोडियम के केस में क्या है, 2, 8 और 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कोई भी मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट हो, नॉन मेटल हो मेटल हो, वो 7 एलिमेंट लाने के लिए ना, दैट वुड रिक्वायर अ हाई और हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू गेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाते हैं तो ये 1 और 7 मिलके 8 हो जाएंगे और आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, ये सोडियम स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्लोरीन को चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर देगा, सॉरी गेन बोलता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता है ये, इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसीलिए वो भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इट इज very much complex and a hard task to lose 7 electrons, to lose more than 3 or 4 electrons, यानी किसी भी एलिमेंट के लिए 3 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत रिक्वायर करता है वो, और उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, यानी हम उनको दे नहीं सकते। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम भी वैसे कर सकता है, लेकिन सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता है, लेकिन सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर सोडियम यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके लास्ट शेल में 2 और 8 बच जाते हैं, तो ये 8 जो है वो वैलेंस नंबर है, तो ये वैलेंस हो गया। तो सोडियम क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था लास्ट शेल में, तो क्लोरीन को अगर कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, यानी कहीं से भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तो ये क्या फर्दर बन जाएगा, 2, 8 और 8, 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे, तो ये आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों आपस में ही ना इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, यानी सोडियम डोनेट कर देगा, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो सोडियम अगर डोनेट करेगा तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो आखिरी शेल में इसका कितना आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो सोडियम हो गया यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन कर लिया। क्लोरीन यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दिया, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सोडियम का आखिरी शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये क्या बन गया, 2, 8 और 8, इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। इस सोडियम लूज करने के बाद भी इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक डोनेट कर देगा, दूसरा गेन कर देगा, ऐसे करके इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और फिर ये दोनों आपस में स्टेबल हो जाएंगे और इनका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया, फिर पूछ लेता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे करके आपको पूछ लेता है कि शो द लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का भी देखते हैं। ये हो गया सोडियम, ऐसे करके इसके पास है 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन, इसके पास है 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा यानी लूज करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी +E, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आप ऐसे लिखते हो, लेकिन आपको एक बात दिमाग पे याद रखना है, जो चीज डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज को वो डोनेट करता है तो वो प्लस में आ जाता है, अगर कोई चीज उसको गेन करता है तो वो माइनस में आ जाता है, ठीक है।
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो प्लस ई करता है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो माइनस ई में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे फाइनली, ये हो जाएगा 2 और 8, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया 1, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 2, 8 और 8। ठीक है, दोनों स्टेबल हो गए। फिर इन दोनों के बीच में होगा रिएक्शन। इसको डॉट स्ट्रक्चर में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमने लिख लिया, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। सॉरी, ये रहा सोडियम। सोडियम के पास क्या है ना, कितने, आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ठीक है, ये जो डॉट है वो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आखिरी। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो यहाँ पे सोडियम के पास यहाँ पे लिख लिया। प्लस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आखिरी सेल में, 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। सोडियम के पास हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को आप स्ट्रक्चर में, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो आप डायग्राम में से बनाओगे, तो उसमें क्या करोगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही ना, मतलब क्या, सिंबल के ऊपर रखोगे। ठीक है, सिंबल के आसपास रखोगे। सोडियम के वैलेंस सेल में आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था तो 7 इलेक्ट्रॉन रख लिया लास्ट सेल में। ठीक है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट कैसे करेगा, आप इसको ऐसे लेके यहाँ पे ऐसे डॉट बना दीजिएगा। ठीक है, यानी सोडियम कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट, क्लोरीन कर लिया उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा Na, ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस लगाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 1 डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 प्लस चार्ज आएगा ऊपर। यहाँ पे आप क्लोरीन लिखिएगा, यहाँ पे क्लोरीन ने 1 एक्सेप्ट किया तो यानी 1 माइनस होगा। ठीक है, अगर सोडियम 2 डोनेट, अगर कोई एटम 2 डोनेट करता है तो 2 प्लस, कोई अगर 2 डोनेट एक्सेप्ट करता है तो 2 माइनस होता है। ऐसा सोडियम ने 1 डोनेट किया तो 1 प्लस आ गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 माइनस आ गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 चार्ज, मतलब +1 -1 ऐसे, 1 के लिए 1। तो ये फिर फर्दर ऐसे प्रोड्यूस करेंगे NaCl, यहाँ पे ये हो गया प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये एक सिंबल लगा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे कर देना है। फिर फाइनली ये प्रोड्यूस हो जाता है NaCl। ये इसको आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करिएगा, मतलब एक पेज में सुंदर से बना के लिखिएगा तो ये आप अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से होता है। सोडियम 1 डोनेट करता है तो प्लस हो जाता है, 1 प्लस आता है। क्लोरीन 1 एक्सेप्ट करता है तो -1 होता है, तो दोनों फिर फॉर्म होकर NaCl होता है। आपको एक बात याद आ रहा होगा, अभी 9th क्लास में आप क्या करते थे, जब हम केमिकल रिएक्शंस करते थे तो अब हम ऐसे पढ़ा होगा, Na होता है, उसका चार्ज होता है +1, Cl होता है, उसका चार्ज होता है -1। फिर इन दोनों को क्रिस क्रॉस ऐसे कर देते थे हम लोग, फिर प्लस और माइनस को भूल के डायरेक्ट ऐसे लिख लेते थे NaCl, चार्ज को छोड़ देते थे। ठीक है, ऐसे करते थे ना। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे होता है। Na के प्लस +1 कहाँ से आया, क्योंकि वो 1 डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए +1 हो गया। क्लोरीन के पास -1 कहाँ से आता है, क्योंकि वो 1 एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, गेन करता है 1, तो इसीलिए -1 हो गया। तो Na का प्लस, Cl का माइनस, ये NaCl प्रोड्यूस होगा। ये क्रिस क्रॉस होकर ऐसे होता था। ठीक है, आपने पढ़ा ये कैसे हो गया, ये 9th क्लास का था। अब आपको क्लियर हो गया ये सारी चीजें। तो यहीं पे हो गया हमारा पार्ट 1 एंड। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, आयोनिक कंपाउंड्स और उसके प्रॉपर्टीज, और फिर आखिर के जो कुछ टॉपिक्स होंगे उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये टॉपिक्स पूरे क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।